वालेकुम सलाम। हाँ जी, अब आपकी आवाज़ आई है बेटे। जी, अब ज़रा सवाल पूछो, मुझे कुछ समझ आएगी। तो इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इस पे टाइम वेस्ट किया जाए। आप कोई और क्वेश्चन पूछो जो आपके ज़हन में है। स्टेटमेंट बोल दोगे बेटे? ओके। ये तो आपको क्लास में भी कराया हुआ है। इसका सिंपल r/4 आंसर होता है। 8/4 इसका 2 आंसर है। एनी हाउ मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आपके पास कोई वायर हो बेटे, लाइक सपोज करो ये एक वायर है, इसकी वो 8 की बजाय ना जनरल कॉन्टेक्स्ट में पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसकी कोई रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। इसी वायर को बेंड करके बेटे जब आप सर्कल बनाओगे लाइक दिस, अब इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी है। तो बेटे मैमुना, यहाँ हम कोई भी इस रिंग के क्रॉस डायमेट्रिकली ऑपोजिट दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो आप देखो क्या ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बन गया? क्या कहते हो? तो इट मींस जो इस पूरे वायर का आधा हिस्सा है ये ऊपर आ गया, इसकी लेंथ हाफ होगी ना बेटे, तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? हाफ होगी। और नीचे वाले पार्ट की लेंथ भी हाफ है, तो नीचे वाले पार्ट की रेजिस्टेंस भी हाफ हो गई। अब आपको पता है दो पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंसेस लगी हो तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, R/N, जिसमें ईच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ईच वैल्यू क्या है? R/2, और दोनों की तादाद कितनी है? 2। तो ये बन गया R/4। यानी जब भी आप किसी वायर को सर्कुलर शेप में बेंड करने के बाद डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो हमेशा R/4 आएगी। इस केस में R चूंकि 8 है, 8/4 इज 2 ओम इज राइट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन आपने पूछा था, मुझे याद आ गया है, वो जिसमें R/N² आंसर आ रहा था, ऐसा ही है ना? उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास एक वायर है। सपोज कीजिए ये एक वायर है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इस वायर की रेजिस्टेंस बेटे R है। अब ज़रा खुद बताओ मुझे, अगर मैं इस वायर के दो पार्ट्स करूं, ठीक है, इसको इस तरह कट करूं कि दो बराबर पार्ट्स करूं, तो अब जो ईच पार्ट बनेगा इसका कट करने के बाद, हर पार्ट की लेंथ हाफ नहीं होगी? रेजिस्टेंस भी हाफ होगी बेटे। अब अगर मैं इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करता इसी वायर को, यानी इस तरह कटिंग करता, इसके तीन बराबर हिस्से बनते लाइक दिस। अब ऑफ कोर्स हर पार्ट की रेजिस्टेंस R/3 होनी थी। अब उस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक वायर को इस तरह कट किया जाए कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बेटे n पार्ट्स में उसने डिवाइड किया हुआ था उस क्वेश्चन में। तो जब आप एक वायर के n पार्ट्स बना लोगे, मतलब इतने छोटे 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 पार्ट्स आपने बना लिए हैं, n की वैल्यू हमें नहीं पता, n इज एनी नंबर। तो जब हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो रेजिस्टेंस होती थी R/3, जब दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे R/2, तो जब n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अब बताओ, ये जो एक पार्ट इस टाइम आएगा का, ये एक छोटा सा पार्ट रेजिस्टेंस का, क्या इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R/N नहीं होगी? ओके बेटे, यहां तक समझ आ गई ना मैमूना? ओके।
नेक्स्ट आगे उस क्वेश्चन में कहा गया था कि n पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब जितने भी पार्ट्स हैं ना, उन तमाम पार्ट्स को पैरेलल जोड़ दिया गया है। ऐसे n पार्ट्स हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है इसमें, क्योंकि अब हम जनरल नंबर के तादाद में कर रहे हैं n वैल्यूज़ के लिए, तो इधर ये n तादाद में ये सारे आएंगे। इस तरह हमने अप टू सोन कर दिया, इसको डॉटेड बना दिया, अप टू n। अब इसमें हर पार्ट की रेजिस्टेंस r बाय n है, r बाय n है, r बाय n है, हर पार्ट की रेजिस्टेंस r बाय n है। तो अगर हम उस तरीके से भी सॉल्व करें, जो हमारा पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r e इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। पहले मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, वैसे तो ये शॉर्टकट वेज में जिसको शॉर्टकट्स आते हैं उसको तो 10 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिलहाल मैं डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अच्छा, अब हर रेजिस्टेंस r बाय n है, तो r बाय n का रेसिप्रोकल होगा n बाय r प्लस n बाय r प्लस n बाय r प्लस अप टू सो ऑन। अब बताओ ये कितने n बाय r आ रहे हैं? n बाय r आ रहे हैं। यस, अगर ये 2n बाय r होते तो इसे लिखते 2n बाय r। अगर ये 10 होती ये टर्म्स तो लिखते 10n बाय r। लेकिन ये n टाइम्स टर्म्स ऐड हो रही है, तो ये हो गई n बाय r। तो ये क्या बन गया? n स्क्वायर ओवर r। यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया r ओवर n स्क्वायर। आपने मुझसे आज जितने भी इस ग्रुप में आज तक जो क्वेश्चंस जिनको मैं एड्रेस नहीं भी कर पाया, आपने मुझसे आज पूछ लेने। इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी रख दूंगा, ताकि बच्चे आज जो आज ये लेक्चर नहीं भी अटेंड कर सके वो बाद में अपने जब भी टाइम फ्री हो वो देख सके। ये ओके हो गया बेटे। अब मैं शॉर्टकट भी बता दूं, इसको इस तरीके से नहीं कभी भी सॉल्व करते हैं एंट्री टेस्ट में। आपको पता है कि जब भी बराबर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ी हों तो इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है r बाय n। इसमें याद रखना है ये r ईच वैल्यू होती है, ईच वैल्यू इन पैरेलल, और n उनकी तादाद होती है, मतलब नंबर। तादाद, मैंने कहा थोड़ी उर्दू भी लिखते हैं। अच्छा बेटे, यहां बताओ जब हमने सारे पैरेलल कनेक्ट किए हैं तो ईच वैल्यू क्या है यहाँ पे? r बाय n। शाबाश। और उनकी तादाद भी क्या है? n है, तो डायरेक्ट नहीं आ गया r बाय n स्क्वायर। अच्छा, अब आगे चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ओके बेटे, मैंने वो करंट की अट्रैक्शन और रिपल्जन का रूल आपको बताया हुआ है कि सेम डायरेक्शन में करंट क्या करते हैं। उसके लिए याद कर लेते हैं कि सेम चार्जेस क्या करते हैं। आप बोलो सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। तो सेम करंट क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्शन शो होगी यहाँ पे। यस, वो चाहे कोई सोलिनाइड हो, कोई क्वाइल हो, कोई लूप हो, कोई कंडक्टिंग वायर्स हो, स्ट्रेट वायर्स हो, एक ही बात है। ये सेम रूल हर जगह पे एप्लीकेबल है। जैसे इसी पे मैं आपको आपके क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए खुद से एक क्वेश्चन बनाता हूँ। ये देखो, सपोज आपको कहा जाए कि एक सोलिनाइड था, या एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को अगर मैं एक करंट दे दूं तो क्या ख्याल है, स्प्रिंग ऐसे ही रहेगा कि कंप्रेस हो जाएगा कि एक्सटेंड हो जाएगा? ये कंप्रेस हो जाएगा। यस, कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि यहां भी तो अट्रैक्शन होती है ना। क्योंकि इस टाइम करंट जितनी भी लूप्स में जाएगा, क्या सेम डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहा होगा बेटे?
और सेम डायरेक्शन में करंट के केस में देखना हो तो आपने थोड़ी देर के लिए चार्जेस को के बारे में सोच लेना है। आपने कहना है सेम डायरेक्शन में ये करंट और ये करंट सेम डायरेक्शन में है दोनों लूप्स में, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। तो सेम करंट इसका उल्टा करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं तो सेम करंट क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो हर लूप दूसरी लूप को अट्रैक्ट करेगी, हर दो लूप्स के दरमियान अट्रैक्शन आएगी, उस अट्रैक्शन की वजह से स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा। आपने कहा था दो सोलिनाइड कॉइल को एक्सियल पड़ी हुई है और उन दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है, यही कहा था ना। तो इस केस में भी बेटे अट्रैक्शन ही होगी, मतलब ये एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है। अब इसमें जिस डायरेक्शन में करंट दे रहे हो इसमें भी उसी डायरेक्शन में करंट है, सेम जो करंट्स होते हैं सेम डायरेक्शन वाले, उधर अट्रैक्शन कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से तसल्ली से आज जितने भी इस ग्रुप में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, तो आप समझते हो कि शायद एड्रेस अभी नहीं हुए सही तरह। किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो बेटे आप हेल्प करते जाओ, बताते जाओ। मैं भी वैसे मोबाइल ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास पड़ा है। ये बेटे जब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया जाए ना राइट एंगल पे, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना सर्कल में घूमना शुरू कर देता है। उस टाइम सर्कल में घूमते हुए उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन होती है इसे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वो कैसे फाइंड करते हैं आपको अभी मैं फाइंड करवा देता हूँ। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, अगर यहाँ हम मान लें कि ये जो हम क्रॉस शो कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, इसमें जब हम कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं इन दिस डायरेक्शन तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ये हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। और इसमें हमने E/m का एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, V/BR। अब आपको पता है V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है बेटे, होता है ना। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 में सर्कुलर मोशन, V इक्वल टू R ओमेगा। ये R से कट हो गया, ओमेगा आपने 16वें चैप्टर में भी पढ़ा है 2πf होता है, 7वें चैप्टर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो ओमेगा की जगह 2πf लिख दिया, पी इधर आ गया 2π इधर आ गया, बन गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला EB/2πm। ये इलेक्ट्रॉन की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई और पार्टिकल हो, इसी में कोई अल्फा पार्टिकल आ जाए तो इसी रिलेशन को फिर जनरल करके लिख लो, ई की जगह क्यू लिख लो। और एनी अदर पार्टिकल चार्ज ई से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के लिए ई होता है। So this is general formula for cyclotron frequency of any charged particle entering at right angle to the direction of field and moving in a circular path. And while moving along circular path, its frequency of rotation या frequency of cyclotron is given by QB/2πm। ठीक है बेटे, और कोई बात इस, अच्छा रेडियस के साथ वो मैं सारे रिलेशन इकट्ठे ही बता देता हूँ कि आपको क्लास में भी मैंने बताया हुआ है बड़ी डिटेल से, लेकिन बड़ा अरसा हो गया ना, आपने फिजिक्स मुझसे नहीं पढ़ी, शायद भूल गए आप लोग। अच्छा बेटे, ये देखो, जब भी दोबारा से एक दफ़ा दिमाग में बातें रिकलेक्ट करके ज़रा एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स में बोलता हूँ। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे एंटर होगा तो वो सर्कल में घूमेगा, ये आपके दिमाग में फिट बैठा होना चाहिए। और उस सर्कल के लिए ये दो इक्वेशंस आपको पक्की पक्की याद होनी चाहिए, E/m। इस E/m को अगर आप Q/m लिख लो तो वो ज़्यादा बेहतर है जनरल कॉन्टेक्स्ट में। जब हमने डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को कंपेयर करना होता है वहाँ हमने इसको E नहीं Q लिखना होता है। Q/m P/BR, एक फार्मूला ये है। फिर यहाँ से ही ये बनेगा 2V/B²R²। ये दो फार्मूलाज की डेरिवेशन हमने की हुई है, आपको ये पक्के पक्के याद होने चाहिए।
एक और चीज देखो, अगर मैं इस फॉर्मूला से मास को इधर ले जाऊं, ओके, तो आप देखें ये मोमेंटम नहीं बन रहा, m इंटू वी मोमेंटम होता है। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं इस एक्सप्रेशन से रेडियस निकालता हूँ। रेडियस की इक्वेशन क्या बनती है? दैट वुड बी एम वी ओवर क्यू बी बेटे। फिर आप अगर आप इस रिलेशन को इक्वेट करो, यानी क्यू बाय एम को इक्वेट करो इस वाले रिलेशन के साथ, यानी इस स्टेप्स को मैं यहाँ शो कर देता हूँ, क्यू ओवर एम इज इक्वल टू 2v ओवर पी स्क्वेयर आर स्क्वेयर। यहाँ से आर स्क्वेयर निकालो, ये इधर आ जाएगा, क्यू बाय एम वाला फैक्टर उधर चला जाएगा, आर स्क्वेयर यहाँ से आ जाएगा 2pm ओवर क्यू बी स्क्वेयर, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, आर आ गया स्क्वेयर रूट ऑफ 2vm ओवर क्यू बी स्क्वेयर। पी का स्क्वेयर अंडर रूट से कट भी कर सकते हैं, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। तो ये एक आर का फार्मूला होता है। इसी आर के फार्मूला को आप इसमें एम वी को मोमेंटम भी लिख सकते हो ना, पी। क्या, इसी एक्सप्रेशन को एम वी ओवर क्यू बी को हम ई ओवर क्यू बी भी लिख सकते हैं। ओके है ना बेटे? अब आपका जो क्वेश्चन था वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में था, तो अब देखें काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर होता है। यहाँ से ये टू को इधर लेके आओ और मैथ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, एम वी क्या आ गया अंडर रूट 2m ई के। कभी भी काइनेटिक एनर्जी में एम वी को कन्वर्ट करना हो तो आप जहाँ मोमेंटम है वहाँ 2m ई के पुट कर सकते हो ना, ये मोमेंटम ही है बेटे। तो ये बन गया स्क्वेयर रूट ऑफ 2m ई के ओवर क्यू बी। अब मैंने वो सारे फॉर्मूलाज रेडियस के लिए लिख दिए हैं। कभी वो चार्ज पार्टिकल्स को, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को देकर कभी वो क्वेश्चन बनाएगा कि जी उनकी स्पीड सेम है। जब स्पीड सेम हुआ करेगी तब आप ये पहले वाला रिलेशन यूज़ करोगे। फिर कभी वो कहेगा जी वोल्टेज सेम है उनका, यानी सेम वोल्टेज पे उन्हें एक्सलरेट किया गया है, फिर आप ये वाला फार्मूला, अंडर रूट वाला फार्मूला, ये वाला यूज़ करोगे। कभी वो आपको कह देगा जी उन पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है, अब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे जिसमें मोमेंटम आ रहा है। कभी वो कह देगा कि जी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फिर ये आप एंड वाला फार्मूला जो लिखा है ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रेडियस के क्वेश्चन की। और साथ ही इस क्वेश्चन में मैं ये भी बताता चला जाऊं कि रेडियस के ज़्यादा होने का और कम होने का कर्वेचर के साथ क्या मतलब होता है। कर्वेचर का ताल्लुक रेडियस के साथ इनवर्स होता है, यानी एक बड़ा सर्कल जो होता है ना, इसका कर्वेचर कम होता है, छोटे सर्कल का कर्वेचर ज़्यादा होता है। ओके, कर्वेचर कहते हैं टेढ़ेपन को। तो अगर आप छोटे सर्कल को देखो तो ये ज़्यादा बेंड हो रहा है, दिस इज़ मोर बेंडिंग, और ये कम बेंड हो रहा है। जैसे ज़मीन गोल है लेकिन वो इतनी बड़ी है कि उसकी बेंडिंग हमें फील ही नहीं होती, उसका कर्वेचर हमें फील ही नहीं होता। ज़मीन पे चलते हुए हमें ऐसे ही फील होता है कि ज़मीन फ्लैट है। ओके, तो बाज़ औक़ात कर्वेचर की सेंस में पूछ लेता है जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम स्पीड से या सेम पोटेंशियल पे, सेम मोमेंटम पे, सेम काइनेटिक एनर्जी पे, या कोई और दो पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन। समझ रहे? आप फिलॉसफी ऑफ क्वेश्चन समझा करें। जब आप फिलॉसफी ऑफ क्वेश्चन समझ जाओगे ना, फिर आपको उस एक क्वेश्चन से अगली 10 15 20 पॉसिबिलिटीज भी पता चल जाएंगी कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम स्पीड से आएंगे तो क्या होगा, सेम पोटेंशियल से आएंगे क्या होगा, सेम मोमेंटम से आएंगे क्या होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी से आएंगे तब क्या होगा। और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वो और पार्टिकल्स जो आपके साथ डिस्कस कर सकता है वो अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन है।
तो इसके लिए वो आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ये 3 पार्टिकल्स का कंपैरिजन अक्सर पूछा जाता है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का। इनका कंपैरिजन अगर आपको आता है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। एक बात आपने नंबर 1 ये याद रखनी है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को बाय द वे बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात, जो अल्फा का मास है वो प्रोटॉन से 4 गुना ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन का मास आगे 1836 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो ये टोटल तकरीबन 7000 गुना ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से अल्फा का मास। अल्फा हीलियम न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप, प्रोटॉन जानते हैं आप। तीसरा, अब इनके चार्जेस की इंफॉर्मेशन है। चार्ज प्रोटॉन पे जितना होता है इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही होता है, और उसकी वैल्यू ई होती है। चौथी बात, चार्ज जो अल्फा पे होता है वो 2e होता है, डबल होता है। अब अगर आपको ये 4 इंफॉर्मेशंस आती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के मैसेज और चार्जेस की इंफॉर्मेशन, अब आप किसी भी तरह का रेडियस का क्वेश्चन आ जाए जी, मोमेंटम का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी ऊपर जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी रेशो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। या कौन ज़्यादा बेंड होगा, किसका कर्वेचर ज़्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा, ये सारी बातें पूछी। अब बेटे ज़रा पूछो सवाल, सवाल की स्टेटमेंट बोलो ज़रा ममूना बेटे। कोई स्टेटमेंट याद है कि मैं खुद पढ़ूं? ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना जो मैंने बताया? ओके, ये बातें जो आज मैं बता रहा हूँ ना, जो भी आप पूछेंगे ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन बातों ने बहुत ज़्यादा एंट्री टेस्ट में भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब जब आप 21वां चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का, ये 3 पार्टिकल्स का कंपैरिजन अक्सर आता है। तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में किसी तरह स्टोर कर लें अच्छे तरीके से, बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वैसे भी ज़्यादा घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, कल पेपर है इंशाल्लाह। आप मुझे आप लोग सब लोगों पे बिलीव है, और माशाल्लाह मैमूना तो वैसे ही बड़ी अच्छी बच्ची है, और बड़ी उम्मीद है आपसे भी और बाकी भी बच्चों से जो आपकी क्लास के थे, सेकेंड ईयर की सारी क्लास के बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अच्छा, आगे मैमूना बेटा कोई और बात ध्यान में आ रही है? हाँ हाँ, बनते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल। तो आप ही हो बस अभी फ़िलहाल, चलें कोई बात नहीं। एटलीस्ट ये क्वेश्चंस के आंसर तो रिकॉर्ड हो जाएंगे। अच्छा जी, इधर टाइम आ रहा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम, 6 मिनट है अभी। 6 मिनट में ये बात तो बताई ही जाएगी, चलो मैं बताता हूँ। जी बेटे, हम स्क्रीन पे वापस आ गए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा बेटे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अब इसकी सारी डिटेल तो नहीं, मेन फार्मूलाज में रिकॉल करूँगा। ये देखें जी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक्चुअली क्या है कि कोई भी मैटर पार्टिकल अगर है, ये कोई मैटर पार्टिकल है जिसका मास m है, जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसके साथ एक वेव फंक्शन होता है, एक वेव नेचर एसोसिएट होती है। इसकी वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है h/p। p होता है mv मोमेंटम, और अभी मैंने ऊपर डेरिवेशन करते हुए आपको साबित किया था कि mv बराबर होता है मोमेंटम के जो फर्दर आगे 2m के बराबर होता है। e मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो आप mv की जगह ये भी पुट कर सकते हैं, के रूट ऑफ 2m के। फिर आपको याद होगा हमने 11 चैप्टर में
टेम्परेचर का एक फार्मूला 2/3 के काइनेटिक एनर्जी भी पड़ा हुआ है। यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर की शक्ल में भी फार्मूला बना सकते। ये तो अब सारी एनर्जी टेस्ट की बातें हो गई ना। 3 kT/2, तो इधर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3 kT/2। वो 2 तो इसका ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा पुट करने के बाद। ये आ जाएगा 3 kTm रूट के अंदर kT। ओके, ये टेम्परेचर के साथ भी इसका रिलेशन आ गया, मोमेंटम के साथ आ गया, स्पीड के साथ आ गया, वोल्टेज के साथ भी आ सकता है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल के लिए अगर चार्ज पार्टिकल्स हों तो आपको पता है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास QV होती है। तो यहाँ से आप MV निकालो, अगर 2 को उधर ले जाओ और दोनों तरफ M से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2Q। अब MV यहाँ से क्या आया, दिस इज √2QVm। वैसे ये डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता है जहाँ काइनेटिक एनर्जी आ रही हो ना किसी चार्ज पार्टिकल की, तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर QV के बराबर भी लिखा जा सकता है। वो डायरेक्ट ही आ रहा है, आप देख लो। काइनेटिक एनर्जी की जगह जस्ट QV आना है, तो इट वुड बिकम Q2Q। और 2 तो साथ आएगा ना, वो तो मैंने इधर जब पुट की थी ये वाली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, तो तब ये वाले 2 को इधर काटा था, यहाँ 2 ये कटा नहीं हुआ, ये 2 मौजूद है। 2m और EK की जगह QV आ गया, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी QV के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें यहाँ पे मोमेंटम भी आ गया, स्पीड भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, टेम्परेचर आ गया, वोल्टेज आ गया। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो वेवलेंथ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है, ये याद रखना। किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती। जब जिन पार्टिकल्स पे चार्ज नहीं होता डी ब्रॉगली वेवलेंथ उनकी भी होती है, पे चार्ज होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ उन। तो इस एतबार से ये हम कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। बाकी ये लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा होगा अभी। चलो बाकी फिर आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर कोई और आपका क्वेश्चन है मैमुना तो बता दो। फिर एक सेम है फॉर्मूला, सिर्फ स्पीड का फ़र्क है। अगर फोटोन है बेटे, आप फोटोन बना लेते हैं पर्पल से, ये फोटोन है। फोटोन लाइट को कहते हैं ना बेटे, लाइट का पार्टिकल। इसका भी जो मोमेंटम का वेवलेंथ का फार्मूला है H/P है, लेकिन फ़र्क ये है कि फोटोन का मास होता है वर्चुअल, जिसका फार्मूला hf/c² होता है, और इसकी स्पीड c होती है। इसके मोमेंटम का फार्मूला m/v नहीं होता, m/c होता है। उसी तरह अब लाइट की बजाय कोई मटेरियल पार्टिकल आ गया है, ये कोई मटेरियल पार्टिकल है, उसकी स्पीड v है, मास m है उसका, इसकी वेवलेंथ भी h/p होगी, लेकिन यहाँ c की जगह पे v आ जाएगा। ये फ़र्क होता है। मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ h/mv होती हैं और फोटोन की वेवलेंथ h/mc होती है, ये फ़र्क।